Hello everyone, this is Shalini, and now we would start our new topic today. We were doing our lesson human reproduction, and we have done the male reproductive system, female reproductive system, and gametogenesis. In gametogenesis, we have further studied about spermatogenesis and oogenesis, and we have separately understood the structure of sperm and ovum. So now we would study next topic of this chapter, which is fertilization and implantation. So let's read the lesson. During copulation, semen is released by penis into the vagina. The motile sperms swim rapidly, pass through the cervix and enter into the uterus and finally reach ampulla region of the fallopian tube. So sperms रीच करते हैं आफ्टर इंसेमिनेशन दे रीच एम्पुलरी रीजन ऑफ fallopian tube. The ovum released by ovary is also transported to ampullary region where fertilization takes place. और जो ओवम रिलीज हो रहा है वो भी आपका कहाँ तक पहुँच रहा है? एम्पुलरी रीजन तक पहुँच रहा है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है. तो यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, लेट मी टेल यू, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है जी? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है हमारी एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब ही होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी रीजन. और फर्टिलाइजेशन होगी कब? जब दोनों ओवम है और स्पर्म है वो कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे एम्पुला को. दिस इज रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. और यही रीजन है जिस वजह से कॉपुलेशन से हमेशा फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं पॉसिबल होती है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों को एक समय पर ही वहाँ पर पहुँचना पड़ता है. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और ये हमें पता है कि इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ ओवम. अब होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म किसके कॉन्टैक्ट में आता है? जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ ओवम. It reaches to zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm. ठीक है, और क्या करती है? मेम्ब्रेन में चेंजेस इंड्यूस करती है ताकि और एडिशनल स्पर्म्स ना एंटर हो सके. Thus it ensure that only one sperm can fertilize ovum. और ये क्या इंश्योर करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को. And the secretion of acrosome help in sperm enter into cytoplasm of ovum through zona pellucida and plasma membrane. तो यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम. अब हमने, अगर आपको याद है, हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर जो पढ़ा है वहाँ पर एक्रोजोम होता है स्टार्टिंग में. नाउ दैट एक्रोजोम, उसमें क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है, ह्यालुरोनिडेज एंजाइम, जो क्या करता है? ओवम की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जोना पेलोसिडा है इसको रप्चर करता है ताकि स्पर्म एंटर हो सके. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिक्रीशन उसकी मदद करती है. तो यहाँ पर हम ओवम के स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं. ये हमारा ओवम है. These are cells of corona radiata. These are cells of zona pellucida. ये pellucida है एंड ये प्रीवाइटलाइन स्पेस है एंड ये सारे साइड में स्पर्म्स प्रेजेंट है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte स्टेज. अब जब ये प्रोसेस हो गया तो ये क्या इंड्यूस करता है? आपका कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte. जब सेकेंडरी oocyte बना
तो उसकी meiotic division हो गई. Meiotic means reductional division. The second meiotic division is also called unequal and result in formation of second polar body. अब इससे बनता क्या है जी, हमारा second polar body बनते हैं and a haploid ovum, और haploid ovum बनता है जिसको ooted कहा जाता है. तो ये भी आपको याद रखना है ooted किसे कहते हैं. Soon the haploid nucleus of sperm and that of ovum fuses together to form a diploid zygote. और सून ही क्या होता है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का और ओवम का, वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड zygote. ठीक है, डिप्लॉइड मीन्स डबल द नंबर ऑफ zygote. सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन zygote. अब डिप्लॉइड है तो zygote में आपके कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46. ठीक है. One has to remember that the sex of baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in human female is XX and that in male is XY. अब हमें पता है कि जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें क्रोमोसोम कैसे हम डिनोट करते हैं उनको, XX से, एंड जो मेल है वहाँ पर XY से. Therefore, all the haploid gametes produced by female have sex chromosome X, whereas in male gamete the sex chromosome could be either X or Y. अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो फीमेल गैमीट है उनके दोनों ही X क्रोमोसोम्स होते हैं. जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X ही है, पर जो मेल है उनके केस में क्या होगा, या तो X होगा या Y होगा. Hence 50% of sperms carry X chromosome and while the other 50% carries Y chromosome. After fusion of male and female gamete, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X और Y fertilize the ovum. अब क्या होगा, जब फ्यूजन हो जाएगी तो मेल और गैमीट से या तो वो XX बनाएंगे या वो XY बनाएंगे, और वो डिपेंड किस पे करेगा कि जो स्पर्म, यहाँ पर ये मानने वाली बात है कि स्पर्म क्या कैरी कर रहा है, X कर रहा है या Y कर रहा है. अगर वो X कर रहा होगा तो फीमेल से तो वैसे भी X ही आना है, तो X और X क्या बना देगा, फीमेल, एंड अगर Y आएगा तो X और Y क्या बनाएगा आपका, मेल. ठीक है, तो the zygote carrying XX would develop into female baby and XY would form a male. This is why scientifically it is correct to say that sex of baby is determined by father not the mother. ठीक है, तो बच्चे के सेक्स का पता किससे चलता है, डिटर्मिन्ड बाय फादर, फादर से ना कि मदर से. ठीक है जी. अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं. द meiotic division start as the zygote move through isthmus of oviduct called cleavage. mitotic division कैसे स्टार्ट होती है, एज zygote मूव करेगा थ्रू isthmus of oviduct, जिसको क्लीवेज कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस. ठीक है, वो क्या करती है, क्लीवेज करती है यूट्रस की तरफ. कौन सी, अब यहाँ पर स्टार्ट होगी हमारी माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स. अब ये यहाँ पर क्या बनाता है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिसको ब्लास्टोमर्स कहा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट हो रही है. अब हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं कि जो हमारा ज़ाइगोट है उसने क्या करना है, वहाँ पर क्लीवेज होनी है. अब सेल्स स्टार्ट लगेंगे होने. सबसे पहले 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर 4, फिर 18, फिर 16, और इन सब सेल्स को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है. जैसे कि हमें फिगर नंबर 3.11 में बताया गया है. यहाँ पर जैसे हम रीड करते हैं, ये हमारा ओवम था, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है स्पर्म्स के थ्रू. अब यहाँ पर डिप्लॉयड ज़ाइगोट बन गया है. अब ये 4 सेल स्टेज, वैसे ही आपकी 8 सेल स्टेज आती है जिसको हम मॉरुला कहते हैं. तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर 8 सेल्स बनते हैं उसको मॉरुला कहते हैं. उसके बाद ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन है. ये यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बन गया है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यूट्रस के अंदर, यहाँ से हमारी ओवरीज रिलीज होती है, ओवरी यहाँ से रिलीज होगी, और फिर यहाँ पर एम्पुलरी रीजन है, और यहाँ पर देखो आप फर्टिलाइजेशन हो रही है, स्पर्म्स यहाँ पर
फर्टिलाइजिंग, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है जी। और ये वो फर्दर स्टेज है, और यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आपके इम्प्लांट हो चुका है, कहाँ पे? मदर के यूट्रस में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स आर कॉल्ड मोरुला। जब 8 से लेके 16 सेल्स जुड़ते हैं तो उस टाइम उसको क्या कहा जाता है? 8 to 16 जुड़ते हैं तो उसको मोरुला कहा जाता है, ठीक है। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो मोरुला है ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा और क्या बना देगा आपका जी? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, जैसे कि वो यूट्रस की तरफ मूव करेंगे। द ब्लास्टोमर्स इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। अब होता क्या है? द ब्लास्टोमर्स जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इनटू आउटर लेयर बनाते हैं जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की उसको इनर सेल मास कहा जाता है, ठीक है। एक ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल्स मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। अब होगा क्या? जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम। अब आपको पता है एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर सेल मास है वो क्या बनाएगा जी? दैट विल फॉर्म योर एम्ब्रियो। उसने एम्ब्रियो को बनाना है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। After attachment, the uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst. वो क्या करता है? ब्लास्टोसिस्ट को कवर करता है। As a result, the blastocyst become embedded in endometrium of the uterus. और उसका रिजल्ट क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या करता है? It become embedded in endometrium of uterus. ठीक है, वो क्या करता है? endometrium of uterus पे embed कर जाता है। और जब ये आपका एंडोमेट्रियम के साथ जाके एम्बेड होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है या जो फीटस है वो इम्प्लांट हो चुका है और यहाँ से ये लीड करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हमने देखना है कि जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसे स्टार्ट होता है। नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन, एक बार इम्प्लांटेशन हो गई तो क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विल्लाई। क्या हो रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ रही है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर और इसको कोरियोनिक विल्लाई कहा जाता है। विच आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। वो कैसे सराउंडेड है? यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड। द कोरियोनिक विल्लाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body जिसको कि प्लेसेंटा कहा जाता है। अब क्या है? जो हमारी कोरियोनिक विल्लाई बन रही है एंड यूटेराइन टिश्यू दे बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। क्या? कोरियोनिक विल्लाई एंड यूटेराइन टिश्यू वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, and they form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body जिसको कि प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्लेसेंटा बन गया एंड आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा किससे बनता है? तो प्लेसेंटा क्या है? कोरियोनिक विल्लाई और यूटेराइन टिश्यू को जब वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं? ये एक और है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेसेंटा फैसिलिटेट the supply of oxygen and nutrient to embryo and removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by embryo। अब इसका काम क्या है? एक तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दूसरी बात, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करता है? उसको रिमूव करता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अब जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो के साथ किससे जुड़ा होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, जो कि हेल्प करती है ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। जो हेल्प किस में करता है? सब्सटेंस को टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा क्या है? एक एंडोक्राइन टिश्यू है। इट प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स। और ये क्वेश्चन भी आता है, वहाँ पर हम प्लेसेंटा को कभी भी टिक नहीं करते, ऑप्शन पूछे जाते हैं मेंशन द एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है। तो एंडोक्राइन टिश्यू क्या है हमारा? प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन टिश्यू होता है एंड
ये बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि HCG हो गया, ठीक है, HPL हो गया। HPL क्या होता है? हमारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स। और ये क्या है? ये हमारे ह्यूमन फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ठीक है। अब जो लेटेस्ट स्टेज आती है प्रेगनेंसी की, उस समय रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रेट किया जाता है ओवरी के थ्रू। तो नाउ लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये तीनों आपके हार्मोन्स हैं, HCL, HPL और रिलैक्सिन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन ही रिलीज करती हैं। In addition, during pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in maternal blood. But इन्होंने क्या बता दिया? इसके अलावा ये सारे हार्मोन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। Now, increased production of these hormone is essential for supporting the fetal growth. अब अगर इनकी इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है तो ये किस में मदद करते हैं? सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, फीटल की ग्रोथ में मदद करते हैं एंड मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं उसमें इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। सो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर मास जो कि एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा इनटू आउटर लेयर, जिसको बाहर की लेयर जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, और अंदर की लेयर जिसको एंडोडर्म कहते हैं। और एक बीच में लेयर बनती है मेसोडर्म, जो कि थोड़े समय बाद बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी एक्टोडर्म होती है, ये हमारी एंडोडर्म होती है, और यहाँ पर बीच में आपकी मेसोडर्म बनने लगती है, ठीक है। ये तीनों लेयर्स बनती हैं। These three layers give rise to all the tissues, और इन तीनों लेयर का काम क्या है कि ये सारे टिश्यूज बनाने में मदद करते हैं। It needs to be mentioned here that inner cell mass contain certain cells and stem cells which have potency to give rise to all tissues and organs. What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? अब द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। अब आपको पता है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के लिए होती है, या इसको जेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है। So, in human being, after 1 month of pregnancy, the embryo heart is formed. अब human being में क्या होता है? 1 month pregnancy के बाद heart form हो जाता है. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to heart sound carefully through the stethoscope. By the end of 2nd month of pregnancy, fetus develops limbs and digits. ठीक है, limbs आ जाते हैं और digits क्या होती हैं? fingers को कहा जाता है. बाय द एंड ऑफ 12th वीक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनेटिलिया आर वेल डेवलप्ड. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, जब 24 वीक्स के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर हो जाता है, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, eyelids बन जाती हैं, eyelashes are formed, and by the end of 9 month of pregnancy fetus is developed and ready to be delivered, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस बताए हैं जो हमारे एम्ब्रियो में होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये क्या होता है? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। उसको क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बता दिया है। Vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy causes expulsion and delivery of the fetus. This process of delivery of fetus is called parturition. और ये जो प्रोसेस है जिससे डिलीवरी हो रही है फीटस की, उसको पार्चुरेशन कहा जाता है, ठीक है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें ये आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मैकेनिज्म से होती है, तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। होता क्या है? द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट, कब वो ओरिजिनेट होते हैं? डेवलपिंग फीटस से और प्लेसेंटा से, जब वहाँ पर माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है।
दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। और इस यहाँ से जब ये चीज़ होगी तो उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, वो रिलीज होगा मदर के एंडोक्राइन से, पिट्यूटरी से, सॉरी। नाउ ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब उस ऑक्सीटोसिन ने क्या करना है, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस करनी है, जो इन टर्म स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ एक्सटोसिन, और उससे और हमारा एक्सटोसिन रिलीज होगा। The stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा contraction start हो जाती हैं, and that leads to, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, expulsion of baby out of the uterus through birth canal, जिसको parturition कह दिया जाता है. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. अब जैसे ही इन्फेंट डिलीवर हो जाता है उसी के बाद प्लेसेंटा भी एक्सपेल हो जाता है बाहर बॉडी से। तो नेक्स्ट, द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और उस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, लैक्टेशन, ठीक है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग न्यूबॉर्न, and the milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum। ठीक है, उसको colostrum कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि जो स्टार्टिंग में मिल्क रिलीज होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको colostrum कहते हैं, जो कि which contains several antibodies absolutely essential for developing resistance, और इम्यूनिटी के लिए वो उस समय बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ऑफ हेल्दी बेबीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड नाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज पार्ट एंड सेंड मी योर वर्क। थैंक यू।